हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा ट्रांसफार्मर से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना के दिखाता हूँ। ये हमारा मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं ये है हमारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस सप्लाई देने के बाद जो हम लोग को यहाँ पे ईडी करंट मिल रहा है, यानी ईडी करंट जो लॉस हो रहा है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, ये है हमारा 50 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो है हम लोग वोल्टेज 220 वोल्ट ना दे करके 330 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, यानी जो फ्रीक्वेंसी पहले था वही फ्रीक्वेंसी अभी भी है। तो यहाँ पे हमारा जो ईडी करंट लॉस होगा वो क्या होगा, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ईडी करंट का रिलेशन देखते हैं। आपको पता होगा कि ईडी करंट जो होता है हमारा, ये होता है बी मैक्स, यानी फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, थिकनेस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में थिकनेस तो दिया हुआ है नहीं है, ये तो हमारा कांस्टेंट रहता है वैसे भी। जिस समय हम लोग कोर को डिजाइन करते हैं उसी समय हमारा लैमिनेशन थिकनेस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको अभी आप भूल जाइए। यहाँ पे ईडी करंट जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर और हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर में कहाँ से आता है इसको समझते हैं। देखिए, जब आप वोल्टेज का इक्वेशन पढ़िएगा ट्रांसफार्मर के अंदर, ये होता है हमारा 4.44 फाई मैक्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न, और इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा हमारा वाट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फ्लक्स, यानी आपको एक रिलेशन पता होगा, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है फाई बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया फ्लक्स डेंसिटी का, सॉरी फ्लक्स का, इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे इस फ्लक्स के जगह। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 4.44 फाई के जगह हमारा हो जाएगा बी इंटू ए, यानी फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एफ इंटू एन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ए है, यानी एरिया हमारा कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ टर्न्स भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सिंपली क्या हो जाएगा, 4.44 इंटू बी इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, बी यानी फ्लक्स डेंसिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी बाय एफ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आप इसको उस साइड भेजिएगा फ्रीक्वेंसी को तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन मिल गया, फ्लक्स डेंसिटी हमारा कुछ नहीं है, ये है हमारा V बाय एफ, ठीक है। जहाँ पे V हमारा सप्लाई वोल्टेज है और F जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे पहला केस जो था हमारा, केस 1 में लेकर के चलते हैं। केस 1 में हमारा जो ट्रांसफार्मर था ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड था और इसमें जो फ्रीक्वेंसी था ये था 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली निकालते हैं फ्लक्स डेंसिटी इस सिचुएशन में क्या होगा। तो फ्लक्स डेंसिटी यानी V बाय एफ, यानी 220 बाय एफ यानी 50, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.4 टेस्ला, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ईडी करंट है, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, ईडी करंट जो है हमारा यहाँ पे स्क्वायर यानी फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के ऊपर है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली निकालते हैं, यानी ईडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा बी मैक्स स्क्वायर के ऊपर है। यहाँ पे हम लोग ने बी निकाल लिया है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, और ईडी करंट को हम लोग सिंपली पीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पीई लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे 4.44 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है, यानी फर्स्ट टाइम में भी हमारा 50 हर्ट्ज था और सेकेंड टाइम में भी हमारा 50 हर्ट्ज ही है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है दोनों सिचुएशन में। तो हम लोग सिर्फ फ्लक्स डेंसिटी को ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19.36, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग केस 2 के लिए निकाल लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा।
तो केस 2 में हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं 330 वोल्ट और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B इक्वल टू V/F और वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय F, यानी ये आ जाएगा हमारा 6.6। अब यहाँ पे भी सेम, जो हमारा ईडी करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी मैक्स के स्क्वायर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43.56। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इस फ्लक्स डेंसिटी पे यानी 19.36 पे हमारा जो ईडी करंट लॉस था ये कितना था, 50 वाट था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 पे कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 19.36 और हम लोग को निकालना है इस पे, तो इस पे क्या हो जाएगा सिंपली हमारा, यानी 43.56 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 19.36 इंटू 43.56 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा B, यानी ये आ जाएगा हमारा 112.5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका सप्लाई वोल्टेज हम लोग 50% इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है हमारा उसको हम लोग 50% रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे केस 1 लेकर के चलते हैं जिसमें एक हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसमें हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो है यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि 200 वोल्ट है और हमारा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ये है हमारा 50 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे यानी केस 2 में हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है ये 50% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 का 50% कितना होगा, यानी 200 प्लस 200 का 50% यानी इस तरह से होगा और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 300 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंपली 50% रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 50 हर्ट्ज है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी होगा उसका क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रिलेशन बताया था आपको, केस 1 में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले केस 1 का फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है V/F और वोल्टेज यहाँ पे आपको पता है ये हमारा 200 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 है। तो यहाँ से सिंपली हमारा क्या आ जाएगा 4 टेस्ला, यानी 4 टेस्ला हमारा आ गया फ्लक्स डेंसिटी। अब इसी तरह केस 2 में लेकर के चलते हैं। केस 2 में देखिए फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा V/F। V हमारा यहाँ पे 300 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारा 25 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या था 4 था तो यहाँ पे हमारा 12 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 टाइम्स जो है ओरिजिनल वैल्यू से ये चेंज कर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इस क्वेश्चन में ये किस कंडीशन का है, यानी किस सिचुएशन में इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है। तो ये हमारा है अंडर ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा हो गया लीकेज रिएक्टेंस, यहाँ पे हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी का वाइंडिंग। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमारा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग और इधर में हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओपन सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेकेंडरी है यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, यानी ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दिखाया नहीं, यहाँ पे कोई भी हमारा लोड नहीं है, यानी ये क्या है ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है I2 हमारा 0 होगा, ठीक है। I2 0 यानी इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा यानी I1 भी हमारा 0, क्योंकि आइडियल केस में I2 0 होता है तो I1 भी हमारा 0 हो जाता है। तो इस सर्किट के अंदर सिर्फ हमारा बचता क्या है I0, यानी यहाँ पे जो हमारा करंट डिवाइड हो रहा है I0, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के लिए करंट चाहिए वो सिर्फ बचता है सर्किट के अंदर।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो सर्किट दिखाया गया है ये ट्रांसफार्मर के किस सिचुएशन का सर्किट डायग्राम है। तो ये हमारा सिंपली अंडर ओपन सर्किट का सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेस्ट होता है ये होता है सबसे पहला ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट और लास्ट होता है हमारे यहाँ पे बैक टू बैक टेस्ट, ठीक है। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग सम्पनर्स टेस्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट है हमारा ये बेसिकली हम लोग हीट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यानी जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है वो 24 आवर यूज होता है, 24 आवर इंटू 30 यानी रेगुलर उसका यूज होता है। तो रेगुलर यूज होने के कारण क्या होता है उसके अंदर हीट डेवलप होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर क्या होता है हमारा हीट डेवलप होता है। तो उस हीट को मेजर करने के लिए यानी यहाँ पे टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम सिंपली ये बैक टू बैक टेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट थोड़ा डीपली समझते हैं ये होता क्या है। उस बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सी क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा मान लीजिए R1 है, प्राइमरी वाइंडिंग के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो, ये हमारा लीकेज रिएक्टेंस है। यहाँ पे होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। और ये हमारा है प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पे कोर दिखाया गया है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो है हमारा कोर के थ्रू कपल्ड है। और यहाँ पे है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा कुछ और इसका कुछ रिएक्टेंस होगा। और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड यानी ये हमारा है ZL। ये हमारा हो गया R2, ये हो गया हमारा X2। यहाँ पे मान लेते हैं करंट जो है I2 है। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये हमारा E2 है। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये E1 है। यहाँ पे ये RC हो गया कोर लॉस कंपोनेंट। यहाँ पे XM हो गया। ये हमारा करंट यहाँ पे I0 है। यहाँ पे करंट मान लेते हैं I1 है। ये हमारा X1 हो गया और ये हमारा R1 हो गया, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा क्या है जनरेटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है EG, ठीक है EG। और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा I है। तो सबसे पहला यहाँ पे है ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस लोड को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं होगा यानी I2 जो होगा ये 0 हो जाएगा। क्योंकि मोटर में जब तक हम लोग मोटर में लोड नहीं देते हैं तो मोटर के अंदर आर्मेचर के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पे ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही सिचुएशन होता है कि जब तक हम लोग यहाँ पे लोड नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ पे करंट का कोई वैल्यू नहीं होगा यानी यहाँ पे हमारा I2 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए I2 जब हमारा 0 हो गया तो ये R2 और X2 यानी इम्पिडेंस इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी सर्किट होगा ये सिंपली कुछ इस तरह से होगा और इसके अंदर सिर्फ हमारा रहेगा E2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी में देखिए जब हमारा I2 0 हो गया तो ये I1 भी 0 हो गया। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ तक जो सिचुएशन है ये हमारा क्या आइडियल ट्रांसफार्मर का है। क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में सिंपली हमारा क्या होता है कुछ इस तरह से होता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता है, यानी कोई भी लॉसेस नहीं होता है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से हमारा देखिए I2 0 तो यहाँ पे I1 भी 0, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या बचा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जब I1 0 हो गया तो I1 0 तो ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि I0 हमारा बहुत ही स्मॉल करंट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सिंपली ये वाइंडिंग हो गया प्राइमरी का और यहाँ पे हमारा सिर्फ बचेगा एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है, यानी XM और RC। और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं लोड यानी जनरेटर से सप्लाई दे रहे हैं इसमें। यहाँ पे हो गया हमारा E1। तो ये है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे और इसी बेसिस पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा जो फिगर था इस क्वेश्चन में ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का था। इसमें रिएक्टेंस यानी जो हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है इसको सेपरेट दिखाया गया है और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है कोर का ये भी हमारा सेपरेट दिखाया गया है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर होगा सी। अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में
देखिए ये ओपन सर्किट टेस्ट जो है हम लोग कुछ पैरामीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या मेजर करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में, ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे E1 यानी जो प्राइमरी में वोल्टेज है इसको मेजर करते हैं, ठीक है। E1 कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे सिंपली वोल्ट मीटर यूज करके, यानी पैरेलल में एक हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे जिससे कि हम लोग को वोल्टेज मिल जाएगा E1 विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वोल्ट मीटर, ठीक है। उसी तरह सेकेंडरी में भी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा E2। अब देखें यहाँ पे जो करंट है ये क्या है, हमारा I0 है। I0 को मेजर करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज में एक एमीटर लगाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग को यहाँ पे मेजर करके दे देगा कि I0 का वैल्यू क्या है। क्योंकि यहाँ पे इस सर्किट के अंदर सिर्फ हमारा I0 ही एक ऐसा करंट है जो कि फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा मिल जाएगा एमीटर के थ्रू। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर को सिंपली यहाँ पे मैं P से लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव पावर हमारा हो जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग को वाट मीटर से, और वाट मीटर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा मिटा करके और थोड़ा लंबा कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक वाट मीटर लगा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर कॉइल भी होता है, करंट कॉइल भी होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ कन्फ्यूजन के चलते, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से मिल गया हम लोग को एक्टिव पावर, ठीक है। उसके बाद देखें अब हम लोग मेजर करेंगे वोल्ट एम्पियर, ठीक है, यानी VA। VA हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा हो जाएगा E1 इंटू I0, ठीक है। यहाँ पे जब आप पावर ट्रायंगल पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला होता है एक्टिव पावर, यानी किलोवाट से लिखते हैं इसको। ये होता है हमारा एक्टिव पावर, ये होता है हमारा VA, ठीक है, और ये होता है हमारा VAR। VAR को सिंपली हम लोग Q से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे VA हमारा कुछ नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कर दिया वोल्टेज इनटू करंट। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे रिएक्टिव पावर, यानी Q। रिएक्टिव पावर यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम निकालिएगा, लगाइएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, तो यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली हमारा हो जाएगा VAR इक्वल टू रूट अंडर VA स्क्वायर माइनस यहाँ पे किलोवाट का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा हमारा VA यानी VAR kVAR। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ VA स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्टिव पावर को मैंने P से डिनोट किया तो सिंपली P स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे RC, यानी यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारा सिंपली हो जाएगा, आपको पता होगा पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R, है ना। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। तो यहाँ पे V क्या है हमारा, E1 है, तो सिंपली E1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P यानी एक्टिव पावर। यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को RC, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे XM यानी ये क्या हो जाएगा हमारा E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q यानी रिएक्टिव पावर। XM हमारा कुछ नहीं, एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्टिव पावर के जगह यहाँ पे रिएक्टिव पावर लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो XM है यानी इंडक्टेंस है, ये हमेशा क्या करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है ना। तो यहाँ पे उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे E1 स्क्वायर बाय Q लिखा है। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग को मिल जाएगा N, ठीक है, यानी प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न होगा ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली E2 बाय E1, यानी यहाँ पे ये हमारा जो N आया है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम लोग अल्फा से भी डिनोट करते हैं, नहीं तो कहीं कहीं K से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए फिर हम लोग क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं, सब चीज़ हो गया। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग इतना सारा जो भी हमारे यहाँ पे पैरामीटर आया इसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं। अब देखिए अब हमारा जो बचा है ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है ये ट्रांसफार्मर का किस सिचुएशन का सर्किट डायग्राम है। तो ये देखिए हमारा सिंपली अंडर शॉर्ट सर्किट के अंदर आता है ऐसा सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया हमारा कोर और यहाँ से हो गया हमारा सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस और ये हमारा लगा हुआ है लोड, ठीक है। ये मान लेते हैं ZL है हमारा। ये हमारा हो गया E1, ये हो गया हमारा I2, सॉरी यहाँ पे E2 होगा, ये R2 हो गया, X2 हो गया, ये यहाँ पे मान लेते हैं E1 हो गया, यहाँ पे हमारा I0 है, यहाँ पे मान लेते हैं I1 है, ये हमारा X1 है, ये हमारा R1 है और यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर जनरेटर के थ्रू, ठीक है, EG। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा लोड लगा हुआ है इस लोड को हम लोग सिंपली रिमूव करके यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ और ये हमारा जो सेकेंडरी है ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जैसे ही हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जो I0 है, I0 यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, ये जो करंट का वैल्यू होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। और स्मॉल होने के कारण इसको हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो I0 है यानी जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ये हमारा रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा सिंपली यहाँ पे रिमूव हो गया। अब देखिए अब इस सर्किट को और भी सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा सेकेंडरी है यानी सेकेंडरी साइड में जितना भी पैरामीटर है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में रिफर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है ये इजी हो जाए। तो इस सिचुएशन में हमारा कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा। ये हमारा जनरेटर हो गया, प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रिएक्टेंस, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे सेकेंडरी का और यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिएक्टेंस और ये हो जाएगा सॉर्टेड, ठीक है। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा X1 है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा R2 बाय अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे जो अल्फा है ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। जब आप रिफर्ड वैल्यू पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, ये हो जाएगा हमारा X2 बाय अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे E1 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सिंपली वोल्ट मीटर यूज करके, यानी इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे हमारा जनरेटर है, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में, जिससे कि हम लोग को मिल जाएगा E1, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे I1, ठीक है। ये जो I1 है हमारा करंट, I1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपली एमीटर लगाएंगे सीरीज में। तो यहाँ पे हम लोग एमीटर लगाएंगे I1 को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग पावर यानी एक्टिव पावर जो कि हमारा सोर्स से जो ट्रांसफार्मर ले रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाट मीटर यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपली एक वाट मीटर लगा देते हैं सीरीज, यहाँ पे प्रेशर कॉइल भी होगा और हमारा करंट कॉइल भी होगा। अब देखिए ZP यानी प्राइमरी का जो इम्पिडेंस है इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा E1 बाय I1। क्यों, क्योंकि आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, V बाय I, और यहाँ पे R हमारा AC है तो यहाँ पे सिंपली Z लिखेंगे और यहाँ पे V की जगह E1 है और करंट की जगह I1 है, ठीक है। अब उस बेसिस पे अब देखिए यहाँ पे हमारा RP मतलब प्राइमरी का जो है रेजिस्टेंस, हम लोग का रेजिस्टेंस क्या है, ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया, R2 यानी R2 बाय अल्फा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए यानी RP को जब आप प्रीफर्ड वैल्यू पढ़िएगा तो RP हम लोग कुछ नहीं है, ये हमारा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू P शॉर्ट सर्किट, ठीक है। यानी शॉर्ट सर्किट में जो हमारा हम लोग का पावर मिलेगा, यहाँ पे जो हम लोग पावर मेजर किए हैं, डिवाइडेड बाय I1 का स्क्वायर, ठीक है। I1 का स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, ठीक है। तो यहाँ से R का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा P डिवाइडेड बाय I स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया RP। उसी तरह हम लोग XP निकालेंगे, XP यानी हमारा
रिएक्टेंस प्राइमरी का, रिएक्टेंस यानी ये वाला टर्म, और हमारा एक और जो इधर है रिएक्टेंस ये वाला टर्म। तो आरपी हमारा आई मीन एक्सपी हमारा कुछ नहीं, क्या है x1 प्लस x2 बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अल्फा छूट गया ऊपर में, इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए। यानी ये वाला वैल्यू x1 प्लस x2 बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर ZP यानी इम्पिडेंस ऑफ प्राइमरी माइनस रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारा XP का। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट था। तो इस सिचुएशन में जो हमारे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरह से शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिखाया ना आपको, ये वाला फिगर यहाँ पे, इस फिगर में देखिए यहाँ पे क्या है, ये R1 है और ये हमारा R2 है रिफर्ड वैल्यू। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब R1 प्लस यहाँ पे क्या होगा R2 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम लोग इतना ना लिख करके हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, R01, नहीं तो फिर R इक्वेलेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ना, ये दोनों का समेशन है, यानी रिएक्टेंस का प्लस रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया यार, ये हमारा R2 नॉट होगा, सिंबल चेंज हो गया, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का नो लोड फेजर डायग्राम है, उसमें जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है वो किसके साथ फेज में होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफार्मर का नो लोड सर्किट डायग्राम। देखिए नो लोड यानी ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट में अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, यानी ये रिएक्टेंस हो गया, और ये हमारा कोर लॉस रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और इधर हो गया हमारा ये हो गया हमारा यहाँ पे I0, ये हो गया हमारा XM, ये हो गया हमारा RC, और यहाँ से मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं सप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है V1, ये V1 हो गया, और यहाँ से हमारा हो गया I, जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है IM में, और यहाँ पे हो गया हमारा IC में। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, जो हमारा वोल्टेज है यानी V1 हमारा क्या हो गया, रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा करंट है यानी I0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। सबसे पहला XM यानी ये इंडक्टिव है, तो ये जो IM होगा ये क्या होगा, लैग होगा, यानी इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा हमारा IM। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो RC है, यानी इसके अंदर जो कोर लॉस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है IC, ये हमारा प्योर रेजिस्टेंस है। प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होता है। तो ये जो IC होगा ये हमारा इस वोल्टेज के साथ यानी सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में होगा। ये हो गया हमारा IC, और यहाँ पे जो फ्लक्स है फाई, ये हमेशा लैग करता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यहाँ से इसी पे आ जाएगा, ये हमारा हो गया फाई एम। और क्यों लैग करता है इसको देख लीजिए, आपको पता है कि E इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म मैं इधर लिख रहा हूँ, यानी एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ई। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डी फाई बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा E डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन है तो इस साइड में भेजेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E बाय एन। और यहाँ पे जो E है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारा क्या है, साइनोसोडियल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई मैक्स साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग
किसी भी साइनोसोडियल वोल्टेज को या फिर करंट को इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा ई मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। और यहाँ पे जो n है यानी 1/n ई कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ई मैक्स भी हमारा कांस्टेंट है, ई मैक्स डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटू डी ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इधर होगा हमारा, यहाँ पे पूरा मैं कर देता हूँ, ई मैक्स डिवाइडेड बाय n, और आगे में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का आपको पता है ग्राफ कि कॉस का हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 90 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये माइनस है आगे में, तो माइनस का मतलब ये क्या होगा, यहाँ से यानी नीचे से, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। यानी ये इस बेसिस पे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स का वैल्यू है, तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, यानी 90 डिग्री हमेशा लैग करेगा, ठीक है। और ये जो आई नॉट है, आई नॉट कुछ नहीं है हमारा, ये क्या है, आई नॉट इक्वल टू है हमारा आई सी प्लस आई एम, ठीक है, इसी का समेशन है। तो इस फेजर में इसके सामने पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये हमारा हो जाएगा, और इसके सामने ये पैरेलल लाइन खींचेंगे, और यहाँ से जो समेशन होगा ये हमारा हो जाएगा आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन यही था कि जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट होगा वो किसके साथ फेज में होगा, तो ये सिंपली हमारा प्राइमरी वोल्टेज के साथ फेज में होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यही हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है, यानी आईसी, ठीक है। तो ये हमेशा फेज में होता है सप्लाई वोल्टेज में। ये सिचुएशन सिर्फ हमारा नो लोड पे दिखाया गया है, लेकिन नो लोड हो या फिर फुल लोड हो, ये जो कोर लॉस कंपोनेंट है आईसी, ये हमेशा फेज में ही होगा सप्लाई वोल्टेज के साथ, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरह से प्योर रेजिस्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के पास जो एक्साइटेशन करंट होता है उसका दो पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यानी IM, और दूसरा पार्ट है हमारा IC, ठीक है, यानी जो कोर लॉस है हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इम्पीडेंस ड्रॉप को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है यानी XM हो गया ये, और ये हमारा RC हो गया, ठीक है। यहाँ पे इम्पीडेंस ड्रॉप नेग्लिजिबल मान के चल रहा है, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस होगा ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें देखिए ये हमारा यहाँ पे आएगा IC, यहाँ पे आएगा IM, अभी जो मैंने फेजर डायग्राम बताया, और यहाँ पे होगा I नॉट। तो ये जो होगा ये हमेशा फेज में होगा, है ना, और ये हमेशा लैग करेगा 90 डिग्री। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि प्योर रेजिस्टिव को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यानी लोड जो है ये हमारा प्योर रेजिस्टिव है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी साइड विल बी। तो देखिए पावर फैक्टर यहाँ पे जो प्राइमरी साइड में होगा ये अबाउट 0.95 लैग होगा। लैग क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरह से इंडक्टेंस है यानी वाइंडिंग किया हुआ है, प्लस इसके अंदर कुछ ना कुछ लीकेज रिएक्टेंस होगा। लीकेज रिएक्टेंस के कारण हमारा कुछ ना कुछ पावर फैक्टर जो होगा 1 से डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे हमारा इसका आंसर होगा B। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी पे जब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा लॉसेस है यानी हिस्टेरिसिस लॉसेस, ये है हमारा 200 वाट, और जो हमारा ED करंट लॉसेस है ये है हमारा 100 वाट, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ना दे करके इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा कोर लॉस होगा, कोर लॉस यानी हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस हमारा जो ED करंट लॉसेस है, ये क्या होगा, यानी कोर लॉसेस क्या होगा। तो देखिए सर आपको पता है कि जो हमारा ED करंट लॉसेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे, और जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखिए PE इक्वल टू F स्क्वायर। PE यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, PE कितना है यानी 100 वाट, ठीक है। F कितना है यहाँ पे, केस 1 के लिए लेकर के चल रहे हैं। केस 1 में क्या था हमारा 50, यानी 50 इंटू 50, यानी क्या हो जाएगा 250, और इधर हो जाएगा 100 वाट, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पे हम लोग दूसरा रिलेशन निकालते हैं हिस्टेरिसिस के लिए, यानी pH इक्वल टू हमारा F है, pH यहाँ पे दिया हुआ है 200, F यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 50, ठीक है। तो अब देखिए केस 2 के लिए लेकर के चलते हैं, इसी तरह से हम लोग रिलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। 250 था यानी 2500 था, तो यहाँ पे हमारा कितना वाट मिल रहा था, 100 वाट, ठीक है। तो एक के लिए कितना होगा, 100 बाय 2500। अब यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, 60 इंटू 60 है ना। यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस निकाल रहे हैं, तो केस 2 के लिए जो फ्रीक्वेंसी हो गई 60 है, तो 60 इंटू 60 के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली 100 डिवाइडेड बाय 250 गुने 60 इंटू 60 होगा, 1010 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इसका वैल्यू आ जाएगा 144 वाट, ठीक है। यानी ये पहला कंडीशन आ गया हमारा, यानी 60 हर्ट्ज पे जो हमारा ईडी करंट मिलेगा ये होगा 144 वाट। इसी तरह हम लोग अब निकालेंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस यानी एफ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस में हिस्टेरिसिस लॉसेस 200 दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी था 50, ठीक है। यानी 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस था 200 वाट, तो एक फ्रीक्वेंसी पे कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पे हम लोग 60 कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60, ठीक है। 1010 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 5 4 20, यहाँ से आ जाएगा हमारा 240 वाट, ठीक है। और आपको पता है कि कोर लॉस हमारा क्या है, दोनों का सम है PE प्लस PH, यानी 144 प्लस 240 जब करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा C 384 वाट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग जो है, यहाँ पे हम लोग 2 वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दोनों वाइंडिंग है ये पैरेलली कनेक्टेड है आपस में। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग एक वाइंडिंग को हटा देंगे, यानी एक वाइंडिंग को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन पता होगा, फ्लक्स इक्वल टू होता है हमारा MMF बाय रिलैक्टेंस, ठीक है। और MMF यानी MMF हमारा कुछ नहीं है, ये है हमारा NI, ठीक है। जहाँ पे N है नंबर ऑफ टर्न्स और I जो है ये है हमारा करंट, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो हम लोग को करंट चाहिए, तो यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, I इक्वल टू यानी ये करंट इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा MMF बाय N, ठीक है। और यहाँ पे हमारा N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी पहले हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या था, 2 वाइंडिंग था, है ना। और एक वाइंडिंग अब हम लोग हटा दे रहे हैं, यानी हमारा N डिक्रीज हो रहा है, N डिक्रीज हो रहा है तो हमारा करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारा पहले 2 वाइंडिंग था, ठीक है, तो एक वाइंडिंग हटा रहे हैं तो ये हमारा करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, डबल। आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सिंपल सा रिलेशन है। यहाँ पे ये आई हमारा कुछ नहीं है, IM ही है, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग करंट देते हैं फ्लक्स बनाने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट यानी IM, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे 2N था, एक N हट गया तो सिंपली हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि IM जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है, यानी प्राइमरी साइड में 220 वोल्ट और सेकेंडरी साइड में हम लोग को मिलेगा 240 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये है 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करेगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नो लोड पे यूज कर रहे हैं और इसमें जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं ये हमारा है 220 वोल्ट, यानी प्राइमरी साइड में 220 वोल्ट दे रहे हैं, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ये हमारा 40 हर्ट्ज है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है उस पर क्या असर होगा। देखिए आपको पता है कि ईडी करंट यानी पी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। टी हमारा कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पे एज्यूम नहीं करते हैं। और यहाँ पे पी एच यानी हिस्टेरिसिस लॉसेस आपको पता है ये होता है
बी मैक्स 1.6 इंटू एफ, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 लेकर के चलते हैं। केस 1 यानी जो हमारा रेटेड दिया हुआ है, रेटेड यानी ये वाला वोल्टेज जो यहाँ पे दिया हुआ है सब चीज। सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन मैंने आपको बताया है कि ये होता है हमारा V बाय एफ, ठीक है। ये कहाँ से आता है, जब आप EMF इक्वेशन पढ़िएगा ट्रांसफार्मर का, तो ये होता है हमारा 4.445 मैक्स F इंटू एन, ठीक है। इस फ्लक्स के जगह हम लोग सिंपली पुट करते हैं फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है फाई बाय एरिया, यहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू निकाल लेंगे B बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4.44, यहाँ पे फाई एम के जगह हो जाएगा B इंटू ए एफ इंटू एन, एन और ए हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा B इक्वल टू V बाय एफ, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 में सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं। हमारा सप्लाई यहाँ पे जो फर्स्ट पहला केस में जो हमारा वोल्टेज था ये क्या था, 220 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारा 4.4 टेस्ला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है, यानी पीएच। पीएच क्या होगा हमारा, यहाँ पे 4.44 का पावर हो जाएगा 1.6 इंटू 50, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा 50 था पहले केस में, और ये आएगा हमारा 535.17 वाट, ठीक है, इतना आया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पीई यानी ईडी करंट। ईडी करंट क्या था, ये हमारा था बी मैक्स के स्क्वायर के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे 4.44 का स्क्वायर इंटू 50 इंटू 50, इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 48400 वाट, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग केस 2 में लेके चलते हैं। केस 2 यानी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी, ये हो जाएगा V बाय एफ, V हमारा यहाँ पे है 220 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा है 40, ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी होगा ये आ जाएगा हमारा 5.5 टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से निकालेंगे पीएच। पीएच हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था बी मैक्स 1.6 इंटू एफ, यानी ये हो जाएगा 5.5 का पावर 1.6 इंटू 40, और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 611.84 वाट, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एडी करंट। एडी करंट यानी 5.5 का स्क्वायर इंटू 40 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सेम आ जाएगा, यानी 48400। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ईडी करंट है दोनों सिचुएशन में ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉसेस है यहाँ पे ये बढ़ गया है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इंक्रीजेज ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस बट नो चेंज इन ईडी करंट लॉस, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग दिया हुआ है, यानी प्राइमरी साइड हमारा 200 है, 400 है, और आउटपुट में हम लोग को मिलेगा 230 वोल्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हमारा लो वोल्टेज साइड है यहाँ पे हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई ना दे करके हम लोग 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, देखिए ये वोल्टेज का इक्वेशन आपको पता होगा ये होता है 4.44 5 मैक्स इंटू एफ इंटू एन, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वोल्टेज जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा पहले फ्रीक्वेंसी कितना था 50 हर्ट्ज, लेकिन इस सिचुएशन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ये कितना है अभी 25 है ना। तो इस सिचुएशन में हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी 115 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 50% डाउन हो गया है, तो वोल्टेज भी हमारा 50% डाउन होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड में पहले वोल्टेज 230 मिल रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया गया है कि वो लो वोल्टेज साइड में हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। तो इस बेसिस पे इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल बी अबाउट। देखिए नो लोड पे ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है ये 0.35 होता है, ठीक है। नो लोड यानी हमारा सेकेंडरी ओपन है, सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है
यहाँ पे जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के कारण हमारा क्या होता है, इंडक्टिव लोड बन जाता है। ठीक है, इंडक्टिव लोड होने के कारण हमारा पावर फैक्टर बहुत ही डाउन हो जाता है, नहीं लैग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा 1 kVA 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें ईडी करंट लॉसेस दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है द ईडी करंट लॉसेस व्हेन द ट्रांसफार्मर एक्साइटेड बाय अ डीसी सोर्स ऑफ द सेम वोल्टेज विल बी। देखिए यहाँ पे एक्साइटेशन दिया जा रहा है डीसी सोर्स के थ्रू। ठीक है, तो आपको पता है कि डीसी सप्लाई देने से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये NdΦ/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे डीसी यानी डायरेक्ट करंट में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 वाट, यानी यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे ईडी करंट हम लोग मिलेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका केवीए रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 100 केवीए का हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर हमारा जो आयरन लॉस है ये दिया हुआ है 1 किलोवाट, और जो कॉपर लॉस है हमारा ये हमारा दिया हुआ है 2 किलोवाट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट में हम लोग कितना केवीए का लोड लगाएंगे जिसपे ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी अचीव करने के लिए एक रिलेशन होता है आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, और यहीं से हमारा एक और रिलेशन आता है रेटेड केवीए के लिए, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। इफिशियंसी को मैं सिंपली इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, ये होता है हमारा रेटेड केवीए इनटू रूट अंडर आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेटेड केवीए हमारा दिया हुआ 100, तो सिंपली यहाँ पे 100 लिखेंगे इनटू यहाँ पे पीआई हमारा दिया हुआ है 1 किलोवाट और पीसी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोवाट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 17.7 केवीए, यानी 70.7 केवीए का जब हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग टैपिंग यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, यानी वो कहाँ पे लगाया हुआ होता है। तो देखिए हमेशा ये मिडिल हाई वोल्टेज साइड, यानी जो हमारा हाई वोल्टेज साइड होता है उसके मिडिल में, मिडिल पोर्शन में, यानी ये हमारा मान लीजिए वाइंडिंग है, तो हम लोग टैपिंग जो करेंगे इस वाइंडिंग के बीचों बीच करेंगे। ठीक है, और टैपिंग से हम लोग को ये होता है कि हम लोग इसमें जो वोल्टेज है इसको एक तरह से समझ लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम लोग बना सकते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर मतलब जैसे हम लोग जो भी वेरिएबल वोल्टेज एक बार में मान लीजिए 200 वोल्ट दे रहा है, फिर हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं फिर घटा सकते हैं। जिस तरह से घर में जो छोटा सा स्टेबलाइजर होता है टीवी ये सब चलाने के लिए, फिर फ्रिज चलाने के लिए, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे टैपिंग करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट में दे सके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा 2 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर आयरन लॉस हमारा दिया हुआ है, ये है 150 वाट। कॉपर लॉस फुल लोड पे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये है हमारा 250 वाट। अब क्वेश्चन बोलता है कि इस ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, यानी किस लॉसेस पे मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। तो देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमारा आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो हमारा आयरन लॉसेस है ये क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ये लोड के साथ ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा 150 वाट तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉपर लॉस को क्या होना चाहिए, 250 से हमारा कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल लॉस, यानी यहाँ पे पूछा गया टोटल लॉस कितना होगा जिसपे हमारा ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 150 प्लस 150, यानी कॉपर लॉस भी हमारा 150 ही होना चाहिए, तभी ना ये दोनों इक्वल होगा आपस में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 300 वाट। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका आंसर होगा सी, 300 वाट पे इस ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा 3 फेज 5 kV 5 MVA सिस्टम है, ठीक है, जिसका बेस इंपीडेंस क्या होगा। देखिए बेस इंपीडेंस निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं बेस इंपीडेंस होता क्या है। देखिए जहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं बिजली, यानी जनरेटिंग स्टेशन पे हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट लगा रहता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, और भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
कैलकुलेशन करने के लिए हर एक अल्टरनेटर का या फिर ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस होता है या फिर जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ यानी इम्पिडेंस R प्लस एक्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं एक मैक्सिमम वैल्यू पे लेकर के मान लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब अगर हमारा एक 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे बेस इम्पिडेंस मान के चलते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 10,000 जो है हमारा बेस इम्पिडेंस है, ठीक है, 10,000 5,000 वो डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बेस इम्पिडेंस निकालते हैं। देखिए बेस इम्पिडेंस यानी हमारा ये Z है, Z हमारा कुछ नहीं होता है, ये होता है V/I, ठीक है। और आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, पावर इक्वल टू होता है V²/R, ठीक है। तो यहाँ से आपका R कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा इम्पिडेंस है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V² डिवाइडेड बाय P, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिस्टम का वोल्टेज दिया हुआ है 5 किलो वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 किलोवाट है यानी 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे पावर देखिए यहाँ पे 5 MVA दिया हुआ है, इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे VA में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻6 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। यानी इस सिस्टम के लिए जो हमारा बेस इम्पिडेंस होगा ये 5 ओम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो मैक्सिमम इफिशिएंसी पे किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, यानी किस इफिशिएंसी पे उसका डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सिंपली होता है 70% ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2%, परसेंटेज रिएक्टेंस हमारा दिया हुआ है 4%, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, जो कि दो कंडीशन दे दिया है, एक 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे और दूसरा हमारा दिया हुआ है 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कुछ नहीं है, ये है हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। कहने का मतलब ये मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए हमारा सप्लाई लगा हुआ है यानी कनेक्टेड है, और यहाँ पे आउटपुट नो लोड यानी यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, यानी लोड हमारा कोई भी नहीं है यहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा मान लेते हैं यहाँ पे 200 वोल्ट मिला हम लोग को, ठीक है, यानी ये हमारा हो गया नो लोड वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ इम्पिडेंस के कारण ड्रॉप होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा फुल लोड वोल्टेज होगा ये हमेशा नो लोड वोल्टेज से कम होगा। यहाँ पे मान लेते हैं यानी फुल लोड वोल्टेज पे हमारा जो वोल्टेज मिला ये मिला 180, ठीक है, 20 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो गया। तो इसको माइनस करेंगे 180 वोल्ट डिवाइडेड बाय फुल लोड यानी 180 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ये मैंने सिंपल आपको बताया समझाने के लिए। जब आप फेजर डायग्राम से पढ़िएगा ट्रांसफार्मर का जितना भी इम्पिडेंस और रिएक्टेंस लेकर के चलिएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा रिलेशन आता है, ये होगा हमारा R cos थीटा प्लस X sin थीटा इंटू 100, ठीक है। ये रिलेशन मैंने इस क्वेश्चन के लिए बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा वोल्टेज रेगुलेशन नहीं बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे R हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना है 2% यानी 0.02 इंटू कॉस थीटा, यानी पहला केस है ये हमारे केस पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे लगाते हैं, यानी यहाँ पे कॉस थीटा की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा प्लस x यानी रिएक्टेंस हमारा दिया हुआ 4% यानी 0.04 इंटू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये हमारा साइन थीटा है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 0.8 दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8, और इसको जब कैलसी से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा थीटा का 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे 36 पॉइंट कुछ आता है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू 0.6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे साइन थीटा की जगह होगा 0.6, और यहाँ पे लास्ट में इंटू 100 है तो सिंपली 100 कर देंगे, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4%, ठीक है।
उसके बाद हम लोग निकालेंगे लीडिंग पावर फैक्टर पे, यानी यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा केस 2 है, लीडिंग पावर फैक्टर 0.8। तो यहाँ पे देखिए लीडिंग पावर फैक्टर में जो वोल्टेज रेगुलेशन का इक्वेशन होता है, यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाता है, बाकी सब सारा का सारा वही रहेगा। यानी वी आर यानी वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, आर का जो वैल्यू था वही रहेगा, कॉस की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा 0.8 और यहाँ पे माइनस एक्स की जगह हो जाएगा 0.04, साइन थीटा की जगह फिर से यहाँ पे 0.6 है ना, इंटू 0.6 और यहाँ पे इंटू 100। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.8%। ठीक है, तो इस बेसिस से इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर यहाँ पे यूनिटी पूछेगा कभी, तो यूनिटी में सिर्फ हमारे यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा था ये हट जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद फेजर डायग्राम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इन द ट्रांसफार्मर सर्किट मोड द कोर लॉस इज रिप्रेजेंटेड एज। देखिए कोर लॉस यानी हमारे यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोर लॉस यानी आरसी। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली किस तरह से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है और इस ट्रांसफार्मर में हम लोग 2 टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो टेस्ट करने के बाद जो डाटा मिला है यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि एफिशिएंसी इक्वल टू होता है हमारा आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट जैसा था वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे इनपुट की जगह हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना। यहाँ से हो जाएगा हमारा आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस में आ जाएगा हमारा आयरन लॉस यानी पीआई और कॉपर लॉस यानी पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। तो इस रिलेशन के लिए हम लोग को आउटपुट तो हम लोग को पता है, यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर हमारा 25 kVA पे है यानी हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 25 kVA मिलेगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है पीआई। देखिए यहाँ पे पीआई भी हम लोग को पता है, पीआई हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 150 वाट और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। तो पीआई भी हम लोग को पता है। अब देखिए पीसी यानी कॉपर लॉस कैसे निकलेगा, कॉपर लॉस यानी पीसी इक्वल टू पता है आपको आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आई फाइंड आउट करेंगे। तो आई कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2200 वोल्ट बाय 220 वोल्ट। ठीक है, तो आई हमारा कुछ नहीं है, ये होता है वीए बाय। क्वेश्चन है कि एक हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग 2 टेस्ट कर रहे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, और जो डाटा मिला है हम लोग को वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर विल बी। देखिए इफिशिएंसी का आपको रिलेशन पता होगा कि ये होता है हमारा आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, और इनपुट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। और ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि 2 लॉसेस होता है हमारा, ये होता है हमारा सबसे पहला आयरन लॉस यानी पीआई और पीसी। देखिए आयरन लॉस हम लोग को पता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 150 वाट और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट लॉसेस है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। आउटपुट हम लोग को पता है, आउटपुट यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ 25 kVA है ना। तो हम लोग को फाइंड आउट करना अभी सिर्फ पीसी यानी कॉपर लॉस। तो पीसी इक्वल टू होता है हमारा आई स्क्वायर इंटू आर। देखिए आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट सर्किट में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट में हमको सिंपली जितना भी हमारा सेकेंडरी पैरामीटर होता है उसको रिफर कर देते हैं प्राइमरी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे, यानी प्राइमरी में हमारा रेटेड करंट कितना है, यानी रेटेड करंट इन प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे मैं आईपी लिख देता हूँ सीधे सीधे। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आईपी हमारा कुछ नहीं है, वी ए बाई वी। ठीक है, वी ए यानी हमारा केवी रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है 25, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 kVA है, तो इसको VA में चेंज करेंगे यानी 1000 से गुना करेंगे। वोल्टेज प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 2200 है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे करेंगे 2200
और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11.31, यहाँ पे आएगा आपका 11.36 एम्पियर। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा रेटेड करंट, प्राइमरी रेटेड करंट। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है आर यानी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, देखिए रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हम लोगों ने परफॉर्म किया है, तो यहाँ से हम लोग का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ से हम लोग का आर इक्वल टू हो जाएगा PSC यानी शॉर्ट सर्किट पावर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। ये रिलेशन कहाँ से है, आपको पता है कि पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इसको जब आप इक्विवेलेंट कीजिएगा, आर को इक्वल कीजिएगा, तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पावर दिया हुआ है 350 वाट, और यहाँ पे करंट का वैल्यू दिया हुआ है यानी 10 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.5 ओम, है ना। तो यहाँ से आपका दोनों वैल्यू पता चल गया, आई स्क्वायर भी पता चल गया और आर भी पता चल गया। तो अब हम लोग सिंपली निकालते हैं इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, एन इक्वल टू आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एट हाफ लोड। ठीक है, और पावर फैक्टर 0.8। तो यहाँ पे सिंपली आउटपुट में क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट हमारा कुछ नहीं है, ये क्या है V2 इंटू I2 cos phi2 होता है ना। तो ये तो हम लोग को पता ही है, KVA पता है, तो सिंपली हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे cos phi2 से इंटू करेंगे, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 25 इंटू 10⁻3, इसको VA में चेंज करेंगे इंटू पावर फैक्टर यानी 0.8, cos phi का वैल्यू दिया हुआ है, और इसको आधा करेंगे क्योंकि हाफ लोड पे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, फिर से हमारे यहाँ पे आउटपुट है तो आउटपुट की जगह यहाँ पे फिर से वही चीज लिखेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, लॉसेस यानी पी आई हमारा 150 वाट है, प्लस पीसी यानी हमारा क्या है कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, पीसी इक्वल टू है हमारा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो हाफ लोड पे है तो हमारा यहाँ पे करंट भी आधा हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू पहले था 11.36 बाई 2 का स्क्वायर इंटू आर हमारा फिक्स है, तो ये सिंपली हमारा 3.5 होगा, यानी पीसी के जगह हम लोग इतना लिखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ 11.36 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3.5, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9707, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली इंटू करेंगे 100 से, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर डी होगा 97.44। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन के साथ, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि किस तरह से ये सॉल्व होगा अच्छे से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसका यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ट्रांसफार्मर का 3% रेजिस्टेंस है और 6% रिएक्टेंस है। ठीक है, जो कि 50 एम्पियर का करंट सप्लाई करता है, और इसके साथ जो है एक रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है। तो सिंपली यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं, ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हमारा 400 वोल्टेज है, और इधर हमारा सेकेंडरी में जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ 3%, रिएक्टेंस दिया हुआ 6%, और यहाँ पे हमारा लोड जो लगा हुआ है ये है प्योर रेजिस्टिव लोड, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा I2 इक्वल टू 50 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी इसको मान लेते हैं V2, ये V2 हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम लोग को सिंपली इसके अंदर KVL लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं, KVL लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 50 इंटू 0.03 हो जाएगा, इस परसेंटेज को कन्वर्ट कीजिएगा तो, प्लस यहाँ पे रिएक्टेंस है तो फिर से 50 इंटू 0.06 प्लस V2, और यहाँ से अपोजिट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 0, देयरफॉर V2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 माइनस ये पूरा टर्म
50 इंटू 0.03 माइनस 50 इंटू 0.06, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 195.5, ठीक है, इतना वोल्ट। लेकिन यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ये ए है, ठीक है। बुक में यहाँ पे ए दिया गया है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है, यानी फुल लोड कॉपर लॉस हमारा यहाँ पे है 6400, ठीक है, और हमारा आयरन लॉस जो है ये है हमारा 5000 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि एट हाफ लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या होगा। देखिए सबसे पहले आयरन लॉस समझते हैं। आयरन लॉस जो है ये हमारा क्या है, लोड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो आयरन लॉस हमेशा क्या होगा, 5000 ही होगा इस ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन जो हमारा कॉपर लॉस होता है ये होता है I²R, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है हमारा ये फिक्स होगा, है ना, ये कांस्टेंट है हमारा, चाहे वो हाफ लोड हो या फिर फुल लोड हो, इससे मतलब नहीं है। तो पीसी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। पीसी यहाँ पे दिया हुआ है 6400 और यहाँ पे हो जाएगा I², यानी I इक्वल टू क्या आ जाएगा, √6400, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 80 एम्पियर, यानी I जो है हमारा ये क्या है, 80 एम्पियर है। यानी फुल लोड पे I का वैल्यू कितना है, 80 एम्पियर। तो हाफ लोड पे निकालना है, तो हाफ लोड पे यानी PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/2 का होल स्क्वायर इंटू R। तो R तो कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंपली 40 हो जाएगा स्क्वायर, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1600, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1600, और आयरन लॉस तो हमारा कांस्टेंट है ही, तो ये 5000 का 5000 ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज। देखिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमारे ट्रांसफार्मर का तभी होगा जब हमारा लोड जो होगा ये लीडिंग पावर फैक्टर का होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता है, ये होता है हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाय फुल लोड वोल्टेज। इसका मतलब यहाँ पे हमारा नो लोड वोल्टेज मान लेते हैं 200 वोल्ट है, फुल लोड वोल्टेज हमेशा नो लोड वोल्टेज से कम ही होगा क्योंकि कुछ लॉसेस होगा उसमें, तो यहाँ पे मान लेते हैं 180/180, ये आ गया। यानी ऊपर में हमारा जो बचता है ये इक्वेशन के हिसाब से जब आप पढ़िएगा डीपली तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा I2 इंटू R2 cos phi2 प्लस I2 इंटू X2 sin phi2 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। यानी ये जो ऊपर वाला टर्म आया ये इन दोनों को डिफरेंस है, यानी माइनस करने पे जो हमारा बचा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन जीरो करना है, यानी VR इक्वल टू जीरो करना है। तो सिंपली ये वाला टर्म क्या करेंगे, I2 इंटू R2 इंटू कॉस phi2 प्लस I2 इंटू X2 साइन phi2 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू जीरो, है ना। अब ये वाला उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा V2, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारा I2 इंटू R2 cos phi2 प्लस I2 इंटू X2 साइन phi2 इक्वल टू जीरो। अब इसमें I2 कॉमन ले रहे हैं, तो I2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R2 इंटू कॉस phi2 प्लस X2 इंटू साइन phi2 इक्वल टू जीरो। फिर से I2 उधर जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे बचेगा हमारा R2 cos phi2 प्लस X2 साइन phi2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली इसको उस साइड भेज रहे हैं, यानी इधर हो जाएगा X2 इंटू साइन phi2 इक्वल टू माइनस R2 इंटू कॉस phi2, है ना। अब यहाँ पे फिर से साइन phi2 बाय कॉस phi2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस R2 बाय X2 लिखेंगे, और ये जो पूरा टर्म है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा सिंपली हो जाएगा tan phi2 इक्वल टू माइनस R2 बाय X2। तो ये हमारा रिलेशन हुआ वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने का, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा phi2 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस R2 बाय X2। और यहाँ पे ये जो माइनस दिखा रहा ना, इसका मतलब हुआ लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर को हम लोग सिंपली माइनस नेगेटिव से डिनोट करते हैं,
और लैगिंग पावर फैक्टर को सिंपली हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन था यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर का। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा तभी पॉसिबल है जब हमारा लोड जो होगा ये लीडिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ। देखिए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमारा दोनों का हो सकता है, आइदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि हम लोग ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर यूज करते हैं वो किस साइड के वोल्टेज को एडजस्ट करता है, यानी किस वोल्टेज को, यानी किस साइड के वोल्टेज को वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। तो टैप चेंजर हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर विल बी ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। देखिए ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी होगा जब हमारा आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग दो केस लेकर के चल रहे हैं। केस 1 में इस ट्रांसफार्मर को 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हम लोग को टोटल आयरन लॉस मिलता है ये मिल रहा है हम लोग को 250 वॉट। ठीक है, अब केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज वाले वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग को टोटल आयरन लॉस जो मिला है ये है हमारा 800 वॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि 50 हर्ट्ज पे जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा। टोटल आयरन लॉस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारा ईडी करंट भी है और हिस्टेरिसिस लॉसेस भी है। ईडी करंट हमारा क्या है, ये हमारा कुछ नहीं है। देखिए ईडी करंट जो है हमारा ये होता है बी मैक्स स्क्वायर पे डिपेंड होता है, यानी फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड होता है और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है और साथ में थिकनेस के स्क्वायर पे भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे थिकनेस हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है फ्लक्स डेंसिटी और हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्लक्स डेंसिटी का मैंने आपको रिलेशन बताया था, ये होता है हमारा V/F। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग इस फ्लक्स डेंसिटी को यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो ईडी करंट है ये हमारा सिंपली डिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला पढ़िएगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगा रहता है के जो है हमारा ईडी करंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एफ स्क्वायर इंटू के ई, है ना, प्लस इसी तरह यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस यानी पीएच, ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी 1.6 इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा फ्लक्स डेंसिटी नहीं लेकर चलेंगे, एज्यूम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और इसका भी एक कांस्टेंट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग के एच, ये इक्वेशन होगा। ठीक है, तो टोटल आयरन लॉस फर्स्ट केस में, केस 1 लेकर के मान लेते हैं यहाँ पे, ये केस हमारा 1 के लिए है। तो टोटल आयरन लॉस केस 1 में कितना मिला था हम लोग को 250 वॉट, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे 250 वॉट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो सिंपली पहले 25 का स्क्वायर करेंगे इंटू के ई हम लोग को पता नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस फिर यहाँ पे 25 लिखेंगे इंटू के एच, यानी ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे केस में लेकर के चलेंगे। इधर मैं लिखता हूँ केस 2 यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारा टोटल आयरन लॉस इक्वल टू फिर से वही हो जाएगा P प्लस पी एच। टोटल आयरन लॉस यहाँ पे हमारा है 800 वॉट। P की जगह लिखेंगे हम लोग 50 का स्क्वायर इंटू के ई प्लस 50 इंटू के एच, है ना। अब देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, 2 से इंटू कर रहे हैं ताकि हमारा ये कट जाए। ठीक है, वैल्यू कट जाए, तो इसको 2 से इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 500 वॉट इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू के ई, है ना, प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगा के एच, और सिंपली यहाँ पे इसी के नीचे हम लोग लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारा 50 का स्क्वायर इंटू के ई
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 kH। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा -300 वाट इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा -1250 KE। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को KE का वैल्यू मिल जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1250। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.24, यानी जो KE आया हमारा एडी करंट कांस्टेंट, इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 0.24। अब इस 0.24 को हम लोग किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा KH। तो देखिए मैं पुट करता हूँ, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। पहला इक्वेशन में ये हमारा था 250 वाट। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में खोलता हूँ। देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं KE का वैल्यू। KE की जगह हम लोग लिखेंगे 0.24 और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस KH इंटू 25, और यहाँ से हम लोग को KH का वैल्यू मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉसेस, जो क्वेश्चन में पूछा था एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस यानी PH हमारा क्या है, ये है KH इंटू 50। तो KH का वैल्यू यहाँ पे 4 है, इंटू 50 करेंगे यानी ये आ जाएगा हमारा 200 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 वाट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें फुल लोड पे हमारा जो आयरन लॉस है ये है PI, और जो कॉपर लॉस है ये है हमारा PC। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जो लोड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, इस कंडीशन में जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी को अचीव करने के लिए हमारा आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे PC हमारा कुछ नहीं, ये है I²R, यानी ये करंट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे लोड दिया हुआ है हमारा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, PC इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3/4 का स्क्वायर। R हमारा कांस्टेंट है, चाहे वो फुल लोड हो या फिर हाफ लोड हो या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। तो यहाँ पे PC हमारा सिंपली डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए PC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 16, स्क्वायर करेंगे तो, और हम लोग को करना क्या है, PC इक्वल टू PI होना चाहिए, तभी हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। तो यहाँ से PI हमारा फिक्स है तो PI की जगह PI लिखेंगे। PC की जगह हमारा क्या वैल्यू आया, ये आया हमारा 9/16 PC, है ना। तो यहाँ से आपको रिलेट कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे PC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 PI/9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। सॉरी, D नहीं होगा यहाँ पे, ये C होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है जिसको 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ये है हमारा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ED करंट लॉस है ये है PE। ठीक है, ये हमारा ED करंट लॉस है, और जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है ये है हमारा PH। ठीक है, अब ये केस 2 में क्या बोल रहा है कि इस ट्रांसफार्मर को हम लोग 160 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी हमारा 40 हर्ट्ज है। तो इस कंडीशन में जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होगा और ED करंट लॉस होगा उसमें कितना % डिक्रीज है, यानी कितना % ये सब डिक्रीज होगा। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा ED करंट लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Bmax के स्क्वायर के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है ये डिपेंड होता है Bmax 1.6 और F के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है हमारा V/F। V हमारा है सप्लाई वोल्टेज, तो केस 1 के लिए लेकर के चलते हैं। केस 1 के लिए वोल्टेज हमारा क्या है 200, फ्रीक्वेंसी हमारा 50, तो यहाँ से आ गया हमारा 4, यानी फ्लक्स डेंसिटी बराबर 4 टेस्ला। ठीक है, और केस 2 के लिए
फिर से फ्लक्स डेंसिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा वी यहाँ पे क्या 160 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारा 40, तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 4। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी जो है दोनों केस के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो है ईडी करंट लॉस जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए यानी P जो है हमारा एफ स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और PH जो है हमारा एफ पे डिपेंड कर रहा है। तो केस 1 में यानी 50 हर्ट्ज पे पहले निकाल के देखते हैं कि PE कितना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 यानी 2500। उसी तरह हम लोग PH निकालेंगे, PH इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब केस 2 में निकालते हैं, केस 2 में हमारा क्या है 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 40 हर्ट्ज पे यानी ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 40 यानी 1600, और यहाँ पे PH ये क्या हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को रिलेट करते हैं, PE को यानी ईडी करंट को। फर्स्ट केस में हमारा क्या था 2500 था, 2500 ये हमारा क्या है 100% है ना, तो 2500 यानी 100%, तो एक मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2500, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है 1600 का, तो 1600 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 1600, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 64। यानी यहाँ पे हमारा सिर्फ आया 64%, तो डिक्रीमेंट कितना हुआ 36% का, यानी 36% हमारा ये ईडी करंट क्या होगा डिक्रीज हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे हम लोग पीएच को रिलेट करेंगे, तो देखिए पीएच हमारा केस 1 में क्या था 50 था यानी 50 वाट, ठीक है। केस 2 में हमारा पीएच कितना है, ये हमारा 40, ठीक है। तो केस 1 से लेकर चलते हैं 50 यानी 100%, यानी 1 पे कितना हो जाएगा 100/50 और निकालना है हम लोग को 40 पे, तो ये सिंपली हो जाएगा 100/50 इंटू 40, और यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा 80%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले 100% था और अभी हम लोग को मिल रहा है 80%, तो डिक्रीमेंस कितना हुआ यहाँ पे 20% का, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी 20% और 36%, ठीक है। यानी हमारा ईडी करंट जो है 36% डाउन होगा और हिस्टेरिसिस जो है ये हमारा 20% डाउन होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग बेसिकली ऑल डे एफिशिएंसी पे इसको इससे रिलेट करके यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं, जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी होगा वो हमारे लिए बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज लीकेज रिएक्टेंस ऑफ x1 एंड x2 एंड द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस xm देयर मैग्नीट्यूड सेटिस्फाइड। देखिए ये मान लेते हैं हमारा ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रिएक्टेंस हुआ, यहाँ पे होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये हुआ हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हुआ हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये एक्सएम है, एक्सएम हमारा कुछ नहीं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होगा हमारा हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये मेन फ्लक्स बना रहा है, इसी के कारण, यानी यहाँ पे जो आई नोट आ रहा है हमारा, इसी के कारण हमारा मेन फ्लक्स बन रहा है ना। मेन फ्लक्स मान लीजिए हमारा यहाँ पे 50 वेबर बन रहा है, ठीक है। तो इसी मेन फ्लक्स में से कहीं ना कहीं से लीक करेगा, मान लेते हैं 50 वेबर में से हमारा एक इधर हमारा जो है 5 वेबर लीक कर गया, यानी ये प्राइमरी में 5 वेबर लीक किया और इधर हमारा सेकेंडरी में मान लेते हैं 10 वेबर लीक किया, ठीक है। यानी हमारा जो एक्सएम है ये हमेशा बड़ा होगा इन दोनों से, यानी x1 और x2 से हमेशा बड़ा होगा एक्सएम। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी हो सकता है कि x1 और x2 यानी जो लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी साइड में और लीकेज रिएक्टेंस है सेकेंडरी साइड में, ये दोनों बराबर हो, लेकिन एक्सएम का जो वैल्यू होगा ये हमेशा बड़ा होगा x1 और x2 से, ठीक है। क्योंकि एक्सएम ही एक ऐसा कंपोनेंट है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है यहाँ पे, यानी फ्लक्स बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा हम लोग कनेक्शन करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल के बीच में कि हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो काफ़ी हाई मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा V,
यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो होना चाहिए ये हमारा डेल्टा में होना चाहिए, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होना चाहिए ये हमारा स्टार में होना चाहिए। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग अगर हम लोग स्टार में कनेक्ट करते हैं तो स्टार में क्या होता है, जो हमारा लाइन करंट है ये फेज करंट के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है ये √3 टाइम्स हमारा फेज वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है, पहला रीज़न तो ये हुआ, और ये सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज हमारा √3 टाइम्स जो है हमारा फेज वोल्टेज से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और देखिए जो हमारा डेल्टा स्टार जो कनेक्शन है ये सिंपली हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पे यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को वोल्टेज को स्टेप अप करना होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम लोग जनरेटिंग से ट्रांसमिट करते हैं बिजली, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऊपर में पोल के ऊपर में एक हमारा न्यूट्रल वायर भी होता है जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। और इसका बेसिकली काम होता है कि कभी भी लाइटनिंग ये सब आए, नेचुरल लाइटनिंग, उसके कारण हैवी वोल्टेज को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, ठीक है। तो स्टार में कनेक्टेड करने से, यानी सेकेंडरी जो है अगर हमारा स्टार में कनेक्टेड है तो इससे 3 फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि यहाँ पे हम लोग को एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हमारा जो लाइन वोल्टेज है ये बढ़ जाएगा, VL हमारा इंक्रीज हो जाएगा, VL इंक्रीज होगा, और आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग हमेशा वोल्टेज हाई ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो फायदा है इस कनेक्शन में कि हमारा जो करंट है यानी I ये लीड कर जाता है 30 डिग्री बाय वोल्टेज यानी V से, ठीक है। तो ये 3 बेनिफिट है। उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट कहने का मतलब स्टार डेल्टा, ये जो कनेक्शन है ये हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को वोल्टेज को स्टेप डाउन करना होगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये तो जनरेटिंग स्टेशन पे हो गया डेल्टा स्टार, ये हो गया हमारा जहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग हमेशा सेकेंडरी को स्टार में रखते हैं। सेकेंडरी को स्टार में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग को कॉलोनी ऐसे में न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है, तो यहाँ से 3 फेज 4 वायर निकलेगा, ठीक है। और हमारा जो प्राइमरी है ये डेल्टा में होता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कनेक्शन है 3 फेज ट्रांसफार्मर का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।